गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? शुरू करें क्लास। स्टूडेंट सभी कनेक्ट हो रहे हैं? कनेक्ट हो जाएं फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, आज का जो हमारा डिस्कशन है, पहले तो हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, क्योंकि मेन जो बार बार डिस्कशन चल रहा है, बार बार जो चर्चा हो रही है, या स्टूडेंट की क्वेरीज भी आ रही हैं, या मैं और भी जगह जो चेक कर रहा हूँ, एग्जाम को लेके क्लैरिटी अभी भी नहीं हो रही है लोगों को कि किस लेवल तक का पढ़ना है। एक जगह एक बच्चे ने एक मुझे लिंक भेजा कि इसमें सर देखिए जो बताया जा रहा है क्या वो अप्रोच फॉलो करना है। बात ये हो रही थी कि जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल तक का आपको नहीं पढ़ना, अलग तरीके से पढ़ना है। देखो, सबका अपना विजडम एग्जाम को लेके, सबकी अपनी समझ अलग अलग है। एक सब्जेक्टिव मुद्दा है, सबका विजडम एक तो नहीं हो सकता, सबकी समझ अलग है पेपर को लेकर। कौन क्या कह रहा है वो उनकी अपनी राय हो सकती है, पर जो भी क्राउड यहाँ पर है ऑलरेडी ग्रेजुएट क्राउड है। कुछ कॉमन पॉइंट बताए जाए, वो एनालिसिस करके अपना दिमाग तो लगा ही सकता है भाई क्या सही क्या गलत, क्योंकि सबकी राय के हिसाब से नहीं चल सकते। जो कॉमन इंटरेस्ट में हो सकता है, जो बेस्ट कॉमन पॉसिबल पाथ हो सकता है, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। एक सब्जेक्टिव मुद्दा है और हर स्टूडेंट की समझ भी अलग अलग है। तो सबसे पहले हम इसी पे आज बात कर लें कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह में मैं आपको कराऊंगा, ताकि आपको आइडिया लगे कि जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाला टॉपिक उन्होंने डाला है, क्वेश्चन का नेचर वगैरह किस तरह का हो सकता है, और सोर्स हम कहाँ से प्रेफर कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हम दिमाग में रख सकते हैं। काफी आइडिया लग जाएगा आपको आज की क्लास से। इसलिए मैंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव में जरूर कनेक्ट होंगे और अपने डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं। कोई किसी की क्वेरी हो तो लाइव में पूछ सकता है। ऐप के ऊपर बार बार क्वेरी आती है, बहुत डिस्टर्बेंस उसमें होता है। जो भी है लाइव में पूछ लीजिएगा, ताकि पूरा फोकस फिर क्लासेस पर रहे, अननेसेसरी डिस्कशन पे नहीं। ये वाला सेशन यूट्यूब पे भी जाएगा, वहां भी जिसकी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। पर कम से कम आज के सेशन में मैं कोशिश ये करूंगा एक बार में पूरी क्लैरिटी आपको हो जाए, फिर आप चुपचाप उस पर पढ़ाई करें, जो मेरी अपनी समझ है एग्जाम को लेकर। और जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रेटजी एनालिसिस एक सब्जेक्टिव मुद्दा है, सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है वो। जैसे कि मान लो एक स्टेटमेंट मैं दूं कि मंदिर में भगवान है, कोई कहेगा उसी चीज को कैसे कहेगा, नहीं भगवान हमारे मन के अंदर है। कोई कहेगा हर जीव जंतु में भगवान है, कोई कहेगा प्रकृति खुद एक भगवान है। तो बात तो सब भगवान को लेके कह रहे हैं, पर भगवान को लेके सबकी समझ अलग अलग है। उसी तरीके से जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पैटर्न उन्होंने बताया है, जो सिलेबस उन्होंने बोला है, वो सबकी समझ, किसी को लग रहा है कि किताब से पढ़ना पड़ जाएगा, किसी को लग रहा है कि ईएस को फॉलो करो, किसी को लग रहा है कि ईएस लेवल का नहीं होगा। तो हम कुछ बेसिक चीजें जहां पर सबका एक एग्रीमेंट बने, सबका सब एग्री करें, कम से कम वो तो हम कर सकते हैं ना। और पढ़े लिखे बच्चे हैं, ग्रेजुएट हैं ज्यादातर, तो वो चीज जो उनको समझ आए कि सर ये तो आप सही कह रहे हैं, उसको एटलीस्ट फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अपनी जगह सही हो सकता है, गलत हो सकता है, पर मेरी जो समझ है इसको लेकर, ताकि एक डिस्कशन जो बार बार मेरे एंड पर क्वेरी आप लोग भेज रहे हैं वो कम से कम क्लियर हो जाए कि मैं दिमाग में क्या रखकर इस एग्जाम को प्रिपेयर करवा रहा हूं आपको, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, जैसा कि मैंने कहा और लगभग सभी लोगों ने यह बात बोली है, मैंने भी पहले दिन बोल दिया था और सभी ने यह कहा कि यूपी पीएससी एई का जो पैटर्न है, ध्यान से सुनते जाइए कि एक शब्द बस, और क्वेरी आपकी खत्म होती चलेंगी। यूपी पीएससी एई का जो पैटर्न इन्होंने लिया है, इसमें कई सारे टॉपिक, दो एरिया आपको देखो 22 में से काफी टॉपिक आपको ईएससी वाले दिख रहे हैं, इसमें तो कोई मना नहीं कर सकता भाई। ईएससी प्रीलिम्स वाले जो एरियाज हैं, इसमें मैथ्स और एफटी हम हटा दें, मैथ्स और एफटी हटा दें, तो ये दो टॉपिक छोड़ दो, और 8 में से भी जीके एंड करंट अफेयर 22 वाले टॉपिक में पूरा नहीं है। जो 25 क्वेश्चन वाला है प्री का ही, उसमें जीके एंड करंट अफेयर पार्ट है, पर उसका साइंस का जो टॉपिक है, स्पेस डिफेंस, ये जो मैं पढ़ाता हूं, वो आपका साइंस के दो टॉपिक है, 21 और 22 नंबर लास्ट में लिखा हुआ है। 20 या 21 नंबर पे साइंटिफिक प्रिंसिपल करके लिखा हुआ है, वो वाला टॉपिक आपका जीके एंड करंट अफेयर के दो टॉपिक वो मैच हो रहे हैं, ये 22 टॉपिक्स में। तो यूपीपीएससी एई के जो 22 टॉपिक्स हैं, अब मुझे एक बात आप बताइए, ये 22 टॉपिक्स हैं, इसमें मैथ्स और एफटी नहीं है, ईएस का कॉमन, बाकी जो टॉपिक कॉमन है एक एक करके पहले हम चर्चा कर लें, फिर मैं आपको उस पर क्वेश्चंस वगैरह करवाता हूं।
कि लोग कह रहे हैं ईएससी के लेवल का नहीं पढ़ना, कम पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, जो भी चर्चा चल रही है यहां देख लो। कंफ्यूजन हर बच्चे के दिमाग में है किस लेवल का पेपर बन सकता है। ठीक भाई, जो पढ़ा रहा है उनके दिमाग में भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। इतने सारे टॉपिक हैं, एक ही टीचर तो नहीं पढ़ा रहे, सब अलग अलग पढ़ा रहे हैं। अब बच्चा कहां पर पढ़ रहा है, किसके पास, तो ये तो फिर एक लक फैक्टर हो गया कि पढ़ाने वाले टीचर की समझ एग्जाम को लेके कितनी है, ये तो इस पर डिपेंड करेगी बात। भाई बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत लोग पढ़ा रहे होंगे, किसकी कितनी समझ है, पेपर होने के बाद पता चलेगा कि एग्जाम में क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, पूछा क्या जाएगा। पर हर कोई अपनी तरफ से प्रयास तो अच्छा ही पढ़ाने का करेगा कोई भी। तो 22 टॉपिक्स जो है मैथ सेफ्टी नहीं है, और जीके एंड करंट अफेयर पूरा पूरा नहीं, इन 22 टॉपिक में उसके 2 टॉपिक हैं। इन 22 टॉपिक में जीके एंड करंट अफेयर का साइंस का जो पोर्शन है, साइंस के 2 टॉपिक उन्होंने सिलेबस में रखे हैं, वो 2 टॉपिक आपके इसमें आ गए। अब जीके एंड करंट अफेयर बाकी यहाँ पर 22 टॉपिक 22 टॉपिक का पार्ट नहीं है। अब इस पे चर्चा करें जरा। 22 टॉपिक्स में से एक हम बात कर लें, जैसे कि सेफ्टी, और आपने इंडस्ट्रियल सेफ्टी के नाम से दे दिया एक टॉपिक। डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी ईएस में आता है, डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी, और सेफ्टी यहां भी है, डिजाइन एंड ड्राइंग अलग है। तो वहां ईएस के 60 टॉपिक यहां पर और इंक्रीज कर जा रहे हैं, क्योंकि उसने स्प्लिट कर दिया है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक सब्जेक्ट डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी, यहां वो 2 पार्ट में कवर हो रहा है। तो 22 टॉपिक में, और ईएससी के 7 टॉपिक 22 में से ज्यादा नंबर के बन रहे हैं, ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक कवर हो रहे हैं। इन्वायरमेंट जैसे ईएससी का एक टॉपिक है बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट नाम से, ईएससी में उसका नाम है बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट। यहां पर वो 3 पार्ट में स्प्लिट है। 3 पार्ट में स्प्लिट है, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर क्योंकि मैं एनवायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों में पढ़ाता हूं, तो ये एनवायरमेंट एक सब्जेक्ट ईएससी का यहां 3 में डिवाइड हो रहा है। तो 2 सब्जेक्ट ईएससी के यहाँ के 5 टॉपिक हैं। फिर आपका स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, पूरा कोई पढ़े ना पढ़े, पर क्वालिटी सर्कल क्लियरली उसने मेंशन कर रखा है, क्वालिटी सर्कल साफ साफ लिख रखा है। इसके बाद आपका बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये तो ईएससी का पार्ट नहीं है, इससे तो कनेक्ट नहीं हो रहा। फिर आपका टॉपिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एज इट इज वहां पे भी लिखा है और सेम यहां भी लिखा है, तो इसमें तो स्किप नहीं कर सकते भाई, पूरा पढ़ोगे, इसको तो नहीं हटा सकते, पूरा पढ़ोगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज इट इज ईएस में है, सेम यहाँ पे भी है। उसके बाद एक टॉपिक है आपका आईपीआर। इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों को आईपीआर में एथिक्स के अंदर पढ़ाता हूं, यहां पर वो 2 पार्ट में दे दिया है, एथिक्स, और टाइटल भी वही लिखा है, एथिक्स एंड वैल्यूज इन एनर्जी इंजीनियरिंग प्रोफेशन, लिख भी रखा, टाइटल भी सेम है, एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन, ये लिखा हुआ है। और एक टॉपिक आईपीआर, आईपीआर मैंने एथिक्स में पढ़ाया था, उसके बाद और डिटेल में भी पढ़ाया था सीजीपीडीटीएम वाले एग्जाम के लिए। 7 लेक्चर के लगभग हैं इसमें, 7-8 लेक्चर हैं, पीडीएफ प्रॉपर दे रखी है मैंने। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको कुछ समझ आए या नहीं आए, कोई कुछ भी कह रहा हो, हम इस बात को तो नहीं मना कर सकते कि ईएस के टॉपिक जो ईएस में है, यूपीपीएससी ने वहां से फॉलो किया है, और ये कॉमन बात तो हर इंस्टीट्यूट कह रहा है कि भाई यूपीएससी को फॉलो किया है। सिविल सर्विस, जैसे स्टेट पीसीएस होता है यूपी का, वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं। स्टेट का इंजीनियरिंग सर्विसेज खासकर यूपी, वो यूपीएससी वाले इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉलो करेगा, यही ट्रेंड इनका है। तो अब मुझे बताइए, ये टॉपिक तो ईएससी से लिए गए, साफ साफ दिख रहा है। आपको ये कह रहा है कि सिलेबस तो ईएससी का लिया है, पर ईएससी के लेवल पे मत पढ़ लेना। अरे भैया, ईएससी का पहले देख तो लो कितना कितना कवर कराया जाता है। आपको क्या लग रहा है कि ईएससी में एथिक्स 50 घंटे पढ़ाया जाता है क्या, या ईएससी में आईपीआर 100 घंटे का टॉपिक है क्या? छोटे छोटे टॉपिक हैं वहां पर भी, तो आप उतना भी अगर नहीं पढ़ोगे तो बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के लेवल में अंतर आ जाता है, और वहां पे भी सारे क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं आते। मैं आपको पेपर ही सॉल्व करा देता हूं अभी। तो ईएससी में मल्टीपल स्टेटमेंट पेपर ज्यादा आता है, यहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन कम आने के चांस है, कि मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकता है ना पूछे, सिंगल लाइनरी पूछे, क्योंकि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं। उन 150 क्वेश्चन में भी आप ध्यान रखें, हिंदी और 25 क्वेश्चन जीएस टाइम नहीं लेता। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, बात ठीक है, पर 25 क्वेश्चन हिंदी, 25 क्वेश्चन जीएस, वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता, होता है तो 15 मिनट बन जाता है वो। ये 100 क्वेश्चन ही जो मेन टाइम आपका उसको दिया जा रहा है, 100 क्वेश्चन को। उन 100 में भी हम मान के चलते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट चलो नहीं आएगा, पर क्या हम ईएससी पेपर की एनालिसिस ही ना करें कि टॉपिक किस पर क्वेश्चन बनेंगे? अब मुद्दा यह है कि सर किन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, पूरी बात तो ये है ना कि सर क्या क्या एरिया से क्वेश्चन बनने की संभावना है।
अब मैं जैसे आपको कुछ टॉपिक बोलता हूं कि देखो यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सिंगल लाइनर ही भले आए, पर सिंगल लाइनर में किसी को लाइन थोड़ी पता है कौन सी पूछ देगा। अगर सब्जेक्टिव पेपर आता है कन्वेंशनल लिखने को, वहां फिर भी 2-4 लाइन किसी को आइडिया रहता है लिखने का। सिंगल लाइनर सिंपल भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, वहां बहुत स्कोप नहीं होता आपके पास। सिंगल लाइनर वो कौन सा पूछ लेगा आपको थोड़ी मालूम है, क्योंकि ये जनरल टॉपिक नहीं है, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी ये 22 में ये नहीं दिया हुआ, ये 22 टॉपिक अलग नेचर के हैं। कि क्या पता अगर सीडीएमए की फुल फॉर्म ही पूछ ले, क्वेश्चन सिंपल है पर आपको पता आइडिया ही नहीं, सिविल वाले को नहीं पता सीडीएमए क्या होता है। तो आसान और टफ कैसे डिसाइड होगा, वो तो भाई जब हम एनालिसिस कर लेंगे, आइडिया रहेगा कि ये टॉपिक फैमिलियर हम रहेंगे तभी बात बनेगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में, 6 सिग्मा, टीक्यूएम, टीपीएम, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इस तरह के जो टॉपिक हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका जैसे विसल ब्लोअर का एक टॉपिक होता है, आईपीआर में पेटेंट के ऊपर क्वेश्चन, पेटेंट ट्रेडमार्क ये क्वेश्चन। उसके अलावा आपको जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्वेश्चन आता है, क्रैशिंग क्या होता है, डेफिनेशन पूछ लेगा, प्रोजेक्ट साइकिल क्या होती है। तो अब मुझे ये बताओ, टॉपिक तो नहीं बदल गया ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या हो गया होगा, मल्टीपल स्टेटमेंट में क्वेश्चन थोड़ा टफ बना दिया होगा, एक ही टॉपिक के 3 स्टेटमेंट ले लिए होंगे, पर वही टॉपिक पे आपसे सिंपल पूछ लेगा, इतना ही तो अंतर आएगा। पर सबसे अच्छा सोर्स इन टॉपिक को एनालाइज करने के लिए अगर हम ये कर लें कि 17 से लेके 24 तक के हमारे पास ईएससी के पेपर अवेलेबल हैं, तो हम उनको देखकर कम से कम टॉपिक की लिस्ट तो बना लें कि किन किन टॉपिक पे क्वेश्चन आए हैं। हम मल्टीपल स्टेटमेंट को नहीं करें मान लो, पर एक बात और बताऊं, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन जहां पे सारे स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं, वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उस टॉपिक के बारे में। यूपीएससी ने भी क्वेश्चन बनाया और मान लो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोई क्वेश्चन के ऊपर उसने मल्टीपल स्टेटमेंट दिए और सारे सही हैं, तो आप उसको नोट्स में ऐड कर सकते हो, भाई वो थ्योरी तो है, आप उसको नोट्स में ऐड कर सकते हैं उस स्टेटमेंट को, वो थ्योरी का ही पार्ट हो गया। आप उसको क्वेश्चन की फॉर्म में मत देखो, आप उसको टॉपिक की फॉर्म में देख लो, कम से कम वो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन तो आपको दे रहा है। यूपीपीएससी में सिंगल लाइनर डाल देगा क्वेश्चन, ये इतना ही अंतर आएगा। पर ये कह देना कि ईएससी के नोट्स मत पढ़ना क्योंकि यूपीपीएससी ए का लेवल अलग होगा, अरे भाई लेवल क्वेश्चन का अंतर होगा, मल्टीपल स्टेटमेंट होगा, सिंगल स्टेटमेंट, टॉपिक थोड़ी छोड़ दोगे पढ़ाना। 6 सिग्मा नहीं पढ़ाओगे क्या आप इसके लिए, या टीक्यूएम नहीं पढ़ाओगे, टीपीएम नहीं पढ़ाओगे क्या, एथिक्स 15 लेक्चर भी नहीं पढ़ाओगे क्या? एथिक्स अगर आप 15 लेक्चर भी नहीं पढ़ाओगे आप समझा ही नहीं पाओगे इसको, इस तरह का टॉपिक है। तो ईएससी के पेपर एनालाइज करके हम ये तो देख सकते हैं सर किन एरिया से क्वेश्चन आए हैं। और देखो कभी किसी का ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होना चाहिए, ना मेरा ना किसी का। कोई कहीं भी पढ़ रहा हो, कोई कहीं भी पढ़ रहा हो, हर टीचर अपनी तरफ से प्रयास करता है बढ़िया पढ़ाने का। पर अगर आपने 17 से लेकर 24 तक के टॉपिक ईएससी पीवाईक्यू सिर्फ टॉपिक की अगर लिस्ट बना रखी हो, मैथ्स एप्टी देखना नहीं है, उसमें इकोनॉमी के टॉपिक देखने नहीं है, मैथ्स एप्टी और इकोनॉमी छोड़ के बाकी जो 7 टॉपिक आपके कॉमन दिख रहे हैं, वो तो ईएससी पीवाईक्यू एनालिसिस करके हम लिस्ट बना सकते हैं ना कि इन इन एरिया से क्वेश्चन आए हैं और कितने एरिया हमें नहीं पढ़ाए गए। ये तो कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहा हो ये तो कह सकता है ना सर ये सिलेबस यूपीएससी ईएससी से लिया और वहां पे क्वेश्चन पूछा गया, क्वालिटी सर्कल 2 बार आ गया, 6 सिग्मा 3-4 बार क्वेश्चन आ गया। तो जब इतनी बार क्वेश्चन आया है तो वो टॉपिक इसका मतलब जब वहां इंपॉर्टेंट है और वहीं से सिलेबस ले रहा है तो वो हमें पढ़ने पड़ेंगे ना। हाँ क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं होगा, सिंपल रहेगा, पर पढ़ना तो पड़ेगा टॉपिक। तो टॉपिक कवरेज के लिए ईएससी एनालिसिस जरूरी है। टॉपिक कवरेज के लिए किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो एथिक्स में आपको कोई जापानी भाषा पढ़ा देगा, आपको क्या समझ आएगा। वेस्टर्न थिंकर सारे के सारे पढ़ा दिए जाएं और आपको विसल ब्लोइंग का मतलब ना बताया जाए तो उसको कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, एनालिसिस जरूरी है किस तरह के एरिया पे क्वेश्चन बन रहे, क्योंकि वही सिलेबस उठाया। और जो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक हैं जहां पर अभी तक वो ईएससी के भी नहीं है और जीएस के भी नहीं है, जैसे ह्यूमन डिजीज एंड सैनिटेशन, तो वो कंटेंट तो डिपेंड करेगा कौन पढ़ा रहा है, कौन कंटेंट दे रहा है, वहां पर फाइट इस चीज की है। पर आप ये तो देख ही सकते हैं कि भाई ईएससी के टॉपिक जो है वो ईएससी के पेपर में क्या आया और वो हमारे में कवरेज हुआ या नहीं हुआ, इतना कोई भी देख सकता है। अब इसके बाद बचते हैं वो टॉपिक, तो एक तो हो गया जनरल जीएस 25 क्वेश्चन वाला, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई भी पॉलिटी भी अगर कोई कर लेगा, हिस्ट्री कोई कर लेगा, क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, लगभग बना के आओगे आप। यूपीपीसीएस तक के पेपर में पॉलिटी बच्चों का लगभग पूरा बना है जो आरोहण पे पढ़ाया है, और वो एक्सेस आपको भी दे रखा है। कम ही है, लेक्चर बहुत ज्यादा नहीं, पर जितना कराया है उतना टू द पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आपके।
तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब तो बहुत मैटर अवेलेबल है, बहुत टीचर है, पता रहता है क्या क्वेश्चन बनते हैं इस पर। ईएससी वाला है, इसके भी 7-8 साल के पेपर अवेलेबल होगा, यहाँ भी थोड़ा सा आइडिया लोगों को लगने लग गया। अब फाइट क्या है, जो बिल्कुल न्यू टॉपिक्स हैं, जो एकदम अलग टॉपिक हैं, बिल्कुल नए टॉपिक हैं, अब फाइट है उनकी। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन डिजीज एंड सैनिटेशन का टॉपिक, किसकी क्या समझ है इस टॉपिक को लेके, क्या पढ़ाएगा, तो वो तो टीचर डिपेंड करेगा कौन कितना एफर्ट कर रहा है कंटेंट को बनाने में वहां पर। इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट हैं वो टेक्निकल वाले हैं, इसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं वो बचते हैं टेक्निकल वाले। टेक्निकल वाले में आपका जैसे बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आज उसका पहला लेक्चर। बफरिंग हो रहा है क्या, बाकी लोगों को भी दिक्कत आ रही है? एक बच्चे ने लिखा है क्लास बफरिंग हो रही है, ठीक है, ओके। तो जो टेक्निकल वाले सब्जेक्ट हैं आरोहण के ऊपर, वो फिर से मैं प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूं। पूरा प्रीलिम्स के लिए टेक्निकल पढ़ना जरूरी नहीं है। जैसे प्रीलिम्स में थर्मोडायनेमिक्स है, अब सिविल वाला 50 घंटे का थर्मो थोड़ी पढ़ेगा, तो प्रीलिम्स के लिए थर्मो जितनी जरूरत है, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए, सबको टारगेट करके टेक्निकल हम अलग से करवा रहे हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक के हिसाब से। और जो अच्छे बेस्ट टीचर हैं वही कराएंगे। प्रोफाइल वगैरह आप चेक भी कर रहे होंगे, टीचर क्लास में बता रहे होंगे। थर्मो का एक लेक्चर प्रोसेसिंग पे लग गया है, अभी थोड़ी देर में वो आ जाएगा, क्योंकि क्लास बनने के बाद थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेसिंग में, फिर वो अपलोड हो जाएगा। मेंटेनेंस जैसे हुआ, मेंटेनेंस की भी एक क्लास आजकल में आपको दिख जाएगी। तो मेंटेनेंस है, थर्मो है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इस तरह के टॉपिक जो होंगे टेक्निकल, प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली करवाऊंगा मैं, आप उसकी चिंता ना करें। मतलब एक चीज का फेथ कर सकते हैं कि आरोहण पर जब आप ज्वाइन किए हैं तो आपसे ज्यादा मुझे चिंता है आपके करियर की, कि जब बैच बनाया और जब करवा रहे हैं तो पूरा ही कराया जाएगा, उसके लिए चिंता आप ना करें। टेक्निकल सब्जेक्ट्स मैंने बताया बिना एडिशनल फी के टेक्निकल आपको सबको दिया गया है। सिविल का टेक्निकल पूरा भी हो गया है, खाली एक टॉपिक रह रहा है उसमें, सिविल का टेक्निकल पूरा दे दिया है हमने, ठीक है। तो ये सब जो बार बार क्वेरी आ रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है उस चीज को, अब उन क्वेरीज को बार बार ना पूछें, टाइम उसमें खराब ना करें, सीधे सीधे हम एग्जाम तैयारी शुरू करें, टॉपिक खत्म करना शुरू करें। दुर्गेश शर्मा, वीडियो या ऑडियो में कहीं कहीं अगर लैग आ रहा होता है 1 सेकंड का, तो सर्वर या नेट जो है मेरे कंट्रोल में नहीं है बेटा, और इतना मैनेजेबल है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी क्लास करोगे, 100% चीजें कभी नहीं होती, कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स हर जगह है। मुद्दा ये है कि सारी बात समझ आ रही है कि नहीं, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं। 1-2 सेकंड का लैग अगर है उसमें मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जो ऐप है वो भी बेस्ट कंपनी से बनी हुई है, नेट कनेक्शन है वो भी बेस्ट है, जो सबसे फास्ट हो सकता है। पर कभी कभी सर्वर वगैरह का इशू आता है, अगर लोड की वजह से, वीडियो अपलोड की वजह से, या कई सारे मल्टीपल वीडियो लगे हैं प्रोसेसिंग में, तो वो मेरे कंट्रोल की चीज नहीं है। थोड़ा बहुत आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, मैं मान के चलता हूं, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाइए और थोड़ा बहुत कोऑपरेट करके चलिए। और ये यहाँ नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं भी कर रहे होगे, 100% सेटिस्फाई कोई नहीं कर पाएगा इस चीज में आपको। अब यहाँ नोट्स भी कोशिश कर रहे हैं पूरे दें, क्लास भी पूरी करा दी जाए, पर थोड़ा बहुत भी अगर मैनेज नहीं करोगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। इतने स्टूडेंट हैं, हर रोज 50 क्वेरी आएंगी, तो उसी में टाइम बर्बाद हो जाएगा। अब पहले हम कुछ क्वेश्चंस का नेचर देखें कि सर क्वेश्चंस का लेवल किस तरह का रहेगा। देखो ईएससी 2020 का पेपर है, ये 2020 का पेपर है। जैसे कि ये क्वेश्चन आया कि कोई भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि ईएस पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अब ये सिंगल लाइनरी क्वेश्चन है, ये तो मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या आंसर लगाएं, पहले आप मुझे ये बताओ। इन ऑर्डर टू लिमिट द सीरियसनेस ऑफ एन एक्सीडेंट, emergency control should be provided with which of the following as determining factor in the location of emergency stop। सिंगल लाइनर क्वेश्चन है और टफ भी नहीं है। लोकेशन ऑफ इमरजेंसी स्टॉप, पहले आप आंसर बताएं क्या होना चाहिए। सेफ्टी का क्वेश्चन है। किसी एक्सीडेंट की सीरियसनेस को लिमिट करने के लिए, मतलब एक्सीडेंट ज्यादा नुकसानदायक ना हो जाए, यही ना। इन ऑर्डर टू लिमिट द सीरियसनेस ऑफ एन एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट बहुत ज्यादा सीवियर ना हो जाए, ज्यादा लोग अफेक्ट ना हो जाएं, इमरजेंसी कंट्रोल जो दिए जाएं, इमरजेंसी कंट्रोल्स किस तरह का होना चाहिए। एक्सीडेंट को सीरियस बनने से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इमरजेंसी कंट्रोल सेफ्टी के कैसे होने चाहिए। सुपरवाइजर और डिसीजन मेकर पर डिपेंड होना चाहिए। नियरेस्ट एग्जिट और चेक पॉइंट, इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। कॉमन सेंस वर्कर का ज्यादा वो
या जो भी इमरजेंसी कंट्रोल हो वो स्पीड मतलब फास्ट वे में काम करें और आसान हो ऑपरेट करना। जो भी इमरजेंसी कंट्रोल हो वो तेजी से काम करें और ऑपरेट करना इजी हो उनको, कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हम फास्ट वे में या आसानी से उसको ऑपरेट किया जा सके। क्या आंसर होना चाहिए बताएं पहले आप। नियरेस्ट एग्जिट एंड चेक पॉइंट, इमरजेंसी कंट्रोल तो सीढ़ियां भी हो सकती हैं कि एग्जिट बनाए जाएं, कोई कॉमन कंट्रोल भी हो सकता है जहां से पूरी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दी जाए, या कहीं से वाटर सिस्टम ओपन कर दिया जाए, फायर वगैरह की स्थिति है तो इमरजेंसी कंट्रोल तो कोई सीढ़ी ओनली नहीं है, इमरजेंसी कंट्रोल तो बहुत टाइप का हो सकता है। इमरजेंसी कंट्रोल जैसा भी हो वो आसान होना चाहिए ऑपरेट करना, कि एक्सपर्ट आएगा ऑन करेगा तब कंट्रोल होगा, नहीं, कोई वर्कर भी आसानी से ऑपरेट करके उस सिचुएशन को टैकल कर पाए। तो स्पीड एंड ईज ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए। सही है गलत? स्पीड एंड ईज ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए। क्लियर? पहला आंसर ये वाला ठीक है, स्पीड एंड ईज ऑफ ऑपरेशन करेक्ट आंसर। ESC 2020 का पेपर है, आप लोगों के फोल्डर में भी दिया हुआ है, स्पीड एंड ईज ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। लिखना नहीं है क्वेश्चन, ESC 2020 का पेपर अभी दिखा रहा हूं मैं, ये आपके फोल्डर में ही पड़ा हुआ है। और सिर्फ सेफ्टी नहीं, और भी सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, सिंगल लाइनर बहुत आए हुए हैं। तो जब आसान क्वेश्चन है तो वो क्यों नहीं पिक कर सकते भाई? पेपर बनाने वाले को नहीं समझ है क्या कि ESC का सिलेबस है, सिंगल लाइनर वहां से उठा ले आसान वाला। ह्यूमन इंजीनियरिंग अप्रोच इज फॉलोड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट बाय गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू, सिर्फ इस पे हम फोकस करें, फिजिकल एंड मेंटल लिमिटेशन ऑफ द वर्कर, फिजिकल एंड मेंटल लिमिटेशन ऑफ द वर्कर। तो ह्यूमन इंजीनियरिंग अप्रोच इज फॉलोड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू फिजिकल एंड मेंटल लिमिटेशन ऑफ द वर्कर बाय, क्या होना चाहिए? वर्कर का फिजिकल मेंटल कंसिडरेशन कंडीशन की बात करें, इम्पोजिंग टू मेनी सेफ्टी रूल्स, बहुत सारे सेफ्टी रूल लगा दिए जाएं, बहुत सारे सेफ्टी रूल बना दिए जाएं, नॉट परमिटिंग टू मेक सेफ्टी डिवाइस और गार्ड इनऑपरेटिव, गिविंग फर्स्ट एड अटेंशन इन केस ऑफ इंजुरी, इतने से बात बन जाएगी। इस बात पे अटेंशन दिया जाए कि वर्कर जो है नेचुरली रिएक्ट कैसे करेगा इमरजेंसी होने पर, बजाय कि सुपरवाइजर कैसा चाह रहा है वो रिएक्ट करे। वर्कर जो है उसका नेचुरल रिस्पॉन्स कैसा होगा, बजाय कि सुपरवाइजर कैसा रिस्पॉन्स चाहता है उससे। क्या होना चाहिए? ह्यूमन इंजीनियरिंग अप्रोच में एक्सीडेंट वगैरह को रोकने के लिए हमें किस बात पर ध्यान देना होगा कि जो वर्कर वहां पर काम कर रहे हैं टाइम टाइम पर मॉक ड्रिल करा सकते हैं, कि अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो वर्कर का नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा, कैसे एक्सीडेंट में खुद को बचा पाए या औरों की हेल्प कर पाए, नेचुरल रिस्पॉन्स कैसा होगा, बजाय कि उसको रूल बुक दे दो आप लाख रूल पढ़वा दो, पर जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो आपका नेचुरल रिस्पॉन्स रूल बुक को देखकर नहीं आता। कोई होगा जो लोगों को बचाने के लिए भागेगा, कोई होगा जो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा, सबका नेचुरल रिस्पॉन्स अलग अलग होगा। तो ह्यूमन इंजीनियरिंग अप्रोच इज फॉलोड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट बाय गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू फिजिकल एंड मेंटल लिमिटेशन ऑफ वर्कर बाय द, लगातार इस बात पे फोकस करना कि वर्कर का नेचुरल रिस्पॉन्स कैसा है, बजाय कि सुपरवाइजर कैसा रिस्पॉन्स चाह रहा है उनसे। तो ए आंसर करेक्ट होगा, यही आंसर करेक्ट होगा। गिविंग कांस्टेंट अटेंशन, लगातार इस बात पे ध्यान रखना कि वर्कर का नेचुरल रिएक्शन कैसा होगा इमरजेंसी सिचुएशन में, बजाय कि सुपरवाइजर जैसा चाह रहा हो रिएक्ट वो करें। तो सुपरवाइजर के हिसाब से रिएक्ट थोड़ी कर पाएंगे, नेचुरल रिस्पॉन्स अलग होगा। Which one of the following is not an operator error? ऑपरेटर जो मशीन वगैरह पे काम कर रहा है, मान लो ऑपरेटर जो कोई डिवाइस ऑपरेट कर रहा हो, कुछ चला रहा हो, तो इसमें से कौन ऑपरेटर की गलती नहीं है, इसमें से कौन ऑपरेटर एरर नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटर एरर
through triggers leading to an accident which confuse and trap into making mistake. Confuse and trap into making mistake. तो कौन इसमें ऑपरेटर एरर नहीं है और जिसके कारण कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है पर ऑपरेटर की गलती नहीं है? तो which one of the following is not an operator error through triggers leading to an accident which confuse and trap into making mistake? Confuse and trap into making mistake, पर ऑपरेटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं. फॉल्टी डिजाइन या कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन टूल, पुअर हाउस कीपिंग एंड क्लीनलीनेस. देखो ऑपरेटर एरर तो इसमें कई सारे नहीं, ऑपरेटर एरर तो इसमें कई नहीं, पर इसमें ये जो स्टेटमेंट लिख रहा है ना, विच कंफ्यूज एंड ट्रैप इनटू मेकिंग मिस्टेक, विच कंफ्यूजेज एंड ट्रैप इनटू मेकिंग मिस्टेक. तो स्टैंडर्ड ऑपरेटर प्रैक्टिस जो बनी हुई है वो ऑपरेटर एरर नहीं है. स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए वो ऑपरेटर एरर में नहीं आएगा. तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनी है कि यहां पर ऐसे काम करना है और उस सिचुएशन में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस काम नहीं कर रही तब, तो होना बेसिकली सी चाहिए इसमें. और भी स्टेटमेंट बहुत क्लोज हैं इसमें, पर आंसर जो सबसे क्लोज होगा वो सी बनना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सेफ्टी प्रैक्टिस. पूरा स्टेटमेंट अगर पढ़ेंगे ना, इसको भी जोड़ के पढ़ेंगे, कंफ्यूज एंड ट्रैप इनटू मेकिंग मिस्टेक, तब सी वाला आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस तो उसने नहीं बनाया, ऑपरेटर का कोई मतलब नहीं इसमें. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सेफ्टी प्रैक्टिस ये होना चाहिए. यहां स्टेटमेंट बहुत क्लोज है. एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेफ्टी प्रोग्राम फॉर अचीविंग गुड रिजल्ट ड्यूरिंग द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट. क्या होना चाहिए बोलो? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेफ्टी प्रोग्राम. इसमें से कौन सी चीज सेफ्टी प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं की जाती? सेफ्टी प्रोग्राम में जैसे मान लो मैं कहूं कि एक इंडस्ट्री फैक्ट्री हमने बनाई, उसका एक सेफ्टी प्रोग्राम है और उसमें हमने रूल्स बना दिए कई सारे सेफ्टी प्रोग्राम में, तो कौन उसका पार्ट नहीं होगा? इसमें से सेफ्टी प्रोग्राम में जो चीजें मैं लिखूंगा कौन उनमें नहीं होगा? पिछले वाले क्वेश्चन में ए वाला भी स्टेटमेंट बहुत क्लोज है, पर दिक्कत क्या है, जो वो आगे वर्ड लिख रहा है कंफ्यूज एंड ट्रैप वाला, उसकी वजह से सी लगाया है मैंने. अगर वो कंफ्यूज ट्रैप वर्ड यूज नहीं करता तो हम ए ही टिक करते फिर वहां पर वो दोनों स्टेटमेंट बहुत क्लोज हैं, ए और सी भी. पिछले क्वेश्चन में ये दोनों बहुत क्लोज स्टेटमेंट हैं, ए और सी दोनों, क्योंकि मशीन टूल कंस्ट्रक्शन वगैरह भी ऑपरेटर की जिम्मेदारी नहीं थी, ऑपरेटर का रोल नहीं था. पर जो ये कंफ्यूज एंड ट्रैप वाला वर्ड यूज कर रहा है वो ऑपरेटिंग सेफ्टी प्रैक्टिस वाले के नाते. ये जो स्टैंडर्ड बने हुए हैं इसके हिसाब से रियल लाइफ में हमेशा काम नहीं हो सकता. हालांकि स्टैंडर्ड ऑपरेशन बनाए गए भी ऐसे काम होना चाहिए, पर ऑपरेटर अगर एज इट इज इसी को फॉलो करेगा तो कोई ना कोई कंफ्यूजन, कोई ना कोई गलती वो कर सकता है. रियल लाइफ में और रूल बुक के हिसाब से काम दोनों में अंतर आ सकता है, इसलिए मैंने सी लगाया है कंफ्यूजन वाले वर्ड को यूज करते हुए. ये नहीं होता तो ए टिक करते फिर हम. इसमें से सेफ्टी प्रोग्राम में जैसे मान लो आप ही कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री चला रहे हो, आप जो रूल्स लिखोगे या जो सोचकर सेफ्टी प्रोग्राम बनाओगे कंपनी का, उसमें से कौन सेफ्टी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता? क्या एक्सीडेंट होने के केस में हम कंपनसेशन कितना देंगे या मेडिकल पेमेंट क्या देंगे, क्या ये पहले से सेफ्टी प्रोग्राम में तय होता है? कोई एक्सीडेंट होने में कंपनसेशन या मेडिकल पेमेंट क्या होगा, क्या ये सेफ्टी प्रोग्राम में पहले से मेंशन करोगे? आप पहले से बता दोगे वर्कर को कि अगर कोई इंजरी हो गई तो इतना कंपनसेशन मेडिकल पेमेंट दी जाएगी? नहीं, ये सेफ्टी प्रोग्राम का पार्ट नहीं होगा. तो ईएससी के तो पेपर हैं, बिना पेपरों को देखे ये कह देना कि ईएससी लेवल का नहीं पढ़ना. अरे भाई क्वेश्चन तो देखोगे, बिना प्रीवियस ईयर देखे कैसे मालूम चलेगा ईएससी में क्या पूछ रहा है? सिंगल लाइनर के क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, तो क्यों नहीं देखेंगे? तो 2020 में सेफ्टी के 4 क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन देख लेते हैं.
क्वेश्चन आया 2017 का क्वेश्चन है, ये ESC का 2017 का क्वेश्चन है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर डू comprehensive safety and health statute for regulating occupational safety and health at workplace exist at present in India? सवाल केवल ये कह रहा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ इनमें से किस किस में लागू है इंडिया में, इसमें से किसके किसके लिए रूल अवेलेबल हैं। पढ़ाया हुआ है कि नहीं क्वेश्चन, ये पढ़ाया हुआ है कि नहीं, जरा ये बताओ मुझे। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इंडिया में किस किस के लिए रूल अवेलेबल है, क्या सेट, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? क्या ये क्लास में हमने पढ़ा हुआ है? इंडिया में कौन कौन से एक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं? फैक्ट्री एक्ट 1948, माइन एक्ट, पोर्ट एक्ट बताए थे। क्या उसमें कहीं एग्रीकल्चर का जिक्र? अरे अभी परसों ही पढ़े हो सेफ्टी में यार, उसमें लिखाया नहीं था इंटरनेशनल लॉ क्या है और नेशनल लॉ क्या है? नेशनल लॉ में लिखवाए थे 3-4, तो नेशनल लॉज में एग्रीकल्चर के लिए कौन सा लॉ है? कोई नहीं लिखा हमने वहां। और अगर एग्रीकल्चर के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी का रूल बनाए होते तो फार्मर सुसाइड क्यों कर रहे हैं फिर? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एग्रीकल्चर में अगर ध्यान दे रहे होते तो वाई फार्मर कमिटिंग सुसाइड? क्लियर है? माइनिंग, फैक्ट्री, पोर्ट, कंस्ट्रक्शन, इनके लिए रूल अवेलेबल है। माइनिंग, फैक्ट्रीज, पोर्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन, ये आंसर होगा। माइनिंग, फैक्ट्रीज, पोर्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी सारे। एक क्वेश्चन देखो ये आया, ये मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है पर इंफॉर्मेशन देने वाला है, तो हम इसको इंफॉर्मेशन गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। हम ना माने कि सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पर ये इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ही सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सवाल ये है, ये जो चीजें हैं जैसे कई सारे स्ट्रक्चर का फेल हो जाना, हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट्स होना, एफ्लुएंट, इंडस्ट्री वगैरह से एफ्लुएंट का निकलना जो नदियों को पॉल्यूट कर रहा है, और हार्मफुल गैस का एमिशन होना, ये 4 चीजें होने के लिए इन 5 में से कौन कौन जिम्मेदार है? ये क्वेश्चन है। इन चारों के होने के लिए 5 में से कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर अगर फेल कर रहे हैं, क्या डिजाइनिंग सही ना होना एक कारण है? क्या प्रॉपर मेंटेनेंस ना रखना एक कारण है? क्या क्वालिटी कंट्रोल और टाइम टाइम पे इंस्पेक्शन ना करना कारण है? करप्शन फैला हुआ है, ये भी एक कारण है, और लोग भी अवेयर नहीं है कारण है। पहले वाले के ये सारे रीजन हैं। सेकंड वाले को देख लें, मेजर हाईवेज पर एक्सीडेंट होने के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं? हाईवे की गलत डिजाइनिंग, प्रॉपर मेंटेनेंस हाईवे का ना होना, क्वालिटी कंट्रोल और टाइमली इंस्पेक्शन ना होना, करप्शन और पब्लिक की जागरूकता, आवाज ना उठाना। बिल्कुल सही, हाईवे के लिए भी 5 बात सही है। इंडस्ट्री से एफ्लुएंट का निकलना जो नदियों को पॉल्यूट कर रहा है, इसके लिए क्या क्या जिम्मेदार है? सही डिजाइन ना होना, इंडस्ट्रीज वगैरह का भी जो एमिशन होना चाहिए उसके लिए भी नॉर्म्स बने हुए हैं, तो सही डिजाइनिंग ना होना, ज्यादा पॉल्यूशन कहीं आ रहा होगा, मेंटेनेंस ना होना, टाइमली क्लीनिंग ना होना, इंस्पेक्शन ना होना, कितना पॉल्यूशन वो कर रहा है, करप्शन की वजह से क्लियरेंस दे देना, इंडस्ट्री गलत कर रही है तो भी क्लियरेंस दे दे रहे पैसा खा के, और लोग जागरूक ना होना, कोई कंप्लेंट ही नहीं कर रहा। हार्मफुल गैस एमिशन, उसके लिए भी 5 जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन यही हो गया, ये 4 चीजों के लिए इनमें से कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? हर एक के लिए 5 रिस्पॉन्सिबल है, सबके लिए 5 रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर हो गया ऑल। तो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन करना कोई गुनाह नहीं है भाई, मल्टीपल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। मल्टीपल स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट लेके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ऑल 5। सवाल लगाने हैं, सवाल तो कहीं से भी लगाएं, और यूपीएससी क्वेश्चन तो बढ़िया नॉलेज दे रहा है आपको, बता रहा है कई चीजें साथ में। एक ये क्वेश्चन सेफ्टी में, आगे हमें डिमोलिशन का टॉपिक पढ़ेंगे, पर डिमोलिशन का टॉपिक देखकर आप इस क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं थोड़ा बहुत आइडिया। तो डिमोलिशन सेफ्टी, अब डिमोलिशन हम पढ़ाएंगे तो सेफ्टी पढ़ते समय कम से कम आपको ये तो पता चलेगा भाई क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे मैंने कहा क्रेन के ऊपर पढ़ना है, हमें स्टेप लैडर के ऊपर पढ़ना है, तो यूपीएससी जो जो टॉपिक पूछ चुका है और नोट्स में जब हम कराएंगे उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्लास में, तो देखकर पता लग जाएगा भाई रिलेवेंट है कि नहीं।
तो कंसीडर द, जैसे मैंने फैक्ट्री एक्ट पढ़ाने को बोला था, या MEWP कल कहा था, क्रेन कहा था, स्टेप लैडर कहा था, क्वेश्चन बने हुए, डिमोलिशन पढ़ना है। इम्प्रॉपर डिजाइन तो हर चीज के लिए जिम्मेदार है दुर्गेश शर्मा। डिजाइनिंग सही नहीं है तो इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कुछ भी हो, हर चीज में रिस्पॉन्सिबल, हाईवे हो चाहे। तो डिमोलिशन, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का डिमोलिशन करना है तो सेफ्टी के लिए क्या क्या ध्यान रखना होगा? फ्लोर ओपनिंग, बिल्डिंग को आप डिमोलिश करने वाले हो तो फ्लोर ओपनिंग नॉट यूज्ड फॉर मटेरियल शुड बी इनक्लोज्ड। और जहां जहां से डर है इस बात का कोई चीज गिर सकती है या वर्कर को इंजोर कर सकती है, गार्ड रेलिंग वगैरह आसपास होना, जिस बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहे हैं आसपास गार्ड रेल्स वगैरह का होना, एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए जिससे, तो सेकंड स्टेटमेंट को तो नहीं मना कर सकते। फ्लोर ओपनिंग नॉट यूज्ड फॉर मटेरियल शुड बी इनक्लोज्ड विद एडिक्वेट गार्ड रेल्स। डिमोलिशन शुरू करने से पहले जो भी प्लास्टर वगैरह है बिल्डिंग का उसको हटा दिया जाए। डिमोलिशन से पहले प्लास्टर वगैरह जो है उसको हटा दिया जाए। एडिक्वेट एंड वेल स्टीफन लेटरल ब्रेसिंग शुड बी प्रोवाइडेड फॉर वॉल्स वगैरह किनारे सपोर्ट वगैरह भी कुछ दिया जाए गिराने के लिए, कि दूसरी साइड में ना गिर जाए, जिधर उसको गिराना है उसी तरफ गिरे। तो एडिक्वेट एंड वेल स्टीफन लेटरल ब्रेसिंग शैल बी प्रोवाइडेड फॉर वॉल्स, तो इसको तो नहीं मना कर सकते भाई। गार्ड रेल्स भी होने चाहिए, कोई एक्सीडेंट ना हो, वर्कर कोई पर्सनल संपर्क में ना आ जाए। प्लास्टर वगैरह दीवारों को हटाना जरूरी है। सपोर्ट की वॉल जिधर गिरानी उस तरफ ही गिरे, दूसरी साइड ना गिर जाए। 3 स्टेटमेंट तो ये हो गए। डिमोलिशन नीड नॉट प्रोसीड स्टोरी बाय स्टोरी, क्या ये सही है? देखो अब तो ऐसी भी टेक्निक आ गई है कि आप एक बार में भी पूरी बिल्डिंग को गिरा सकते हो, जैसे नोएडा में सुपरटेक का टावर गिराया गया। अब तो ऐसी भी कई टेक्निक है जहां पूरी पूरी बिल्डिंग एक बार में ही गिरा देते हैं, डायनामाइट वगैरह लगा के, ब्लास्ट करा के, जैसे नोएडा के अंदर भी किया गया। पर ये 17 का क्वेश्चन है ESE का, ये क्या मान के चल रहे हैं कि जनरली स्टोरी बाय स्टोरी होना चाहिए, मतलब एक एक मंजिल का डिमोलिशन होना चाहिए। पर अभी कई सारी टेक्निक इंडिया में भी, जैसे सुपरटेक की बिल्डिंग गिराई गई, एक बार में गिराया गया। तो ये जो स्टेटमेंट है डिमोलिशन नीड नॉट प्रोसीड स्टोरी बाय स्टोरी, यूपीएससी ने इसको गलत माना था। उनके हिसाब से स्टोरी बाय स्टोरी होना चाहिए, एक एक मंजिल करके हटाया जाए। पर अब ऐसी भी टेक्नोलॉजीज हैं कि आप एक बार में भी गिरा पा रहे हैं। सुपरटेक उसका एग्जांपल है जो नोएडा में स्ट्रक्चर गिराया गया। पर यूपीएससी ने जो आंसर दिया था उसमें 2, 3, 4, 1 को नहीं माना था, कुछ 17 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हालांकि जरूरी नहीं कि स्टोरी बाय स्टोरी गिराएं, आज एक बार में भी बिल्डिंग गिराया जा सकता है। वो टेक्नोलॉजीज हैं, साउथ अफ्रीका में टेक्नोलॉजी यूज हुई, इंडिया में हो चुकी, नोएडा के अंदर। चाइना ने पूरा एक बिल्डिंग की पूरी सिटी बना रखी थी, कई बिल्डिंग एक साथ कोलैप्स की उन्होंने। तो ये स्टेटमेंट जो पहला वाला, ये टेक्नोलॉजीज भी हैं आज की डेट में, आप एक बार में भी डिमोलिशन कर सकते हैं। पहले क्या होता था, स्टोरी बाय स्टोरी। उसमें भी कई सारी चीजें डिपेंड करती हैं, आसपास दूसरी बिल्डिंग कितनी दूरी पर है, रेजिडेंशियल एरिया क्या है, जब हम बिल्डिंग गिराएंगे पॉल्यूशन कितना हो जाएगा। तो कई सारे फैक्टर देख के तब डिसाइड किया जाता है कि एक ही बार में डिमोलिश करना है कि नहीं। ये पूरी एनालिसिस पहले की जाएगी। एक सवाल है, किसी कंपनी की सेफ्टी पॉलिसी के जो गोल हैं, कोई कंपनी जो उद्देश्य लेके चल रही है सेफ्टी को लेकर, at once designating also the responsibility and authority for their achievement। हम सीधे सीधे ये स्टेटमेंट पर आ जाएं। सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज एंड द पब्लिक एट टॉप, क्या इसको हम मना कर सकते हैं? एम्प्लॉय और पब्लिक की सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या इसको कोई डिनाई कर सकता है? सेफ्टी की आपने बात कर दी, तो सेफ्टी में एम्प्लॉय की सेफ्टी और पब्लिक की सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी में रखी जाए, बिल्कुल सही बात है, इसको तो कोई मना नहीं करेगा। एफर्ट्स टू बी मेड टू इन्वॉल्व ऑल मैनेजर, सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉय इन द डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी प्रोसीजर। आप कितना मर्जी सेफ्टी का रूल बना लो, अगर लोग ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कुछ भी अचीव नहीं होगा। तो जो भी मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, एम्प्लॉय है, टॉप लेवल, बॉटम लेवल, जो भी मैन पावर है, सब सेफ्टी प्रोसीजर से जुड़े रहे, सब उसको रिगार्ड करें, रिस्पेक्ट करें, वैल्यू करें, तभी तो सेफ्टी अचीव हो पाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सभी का पार्टिसिपेशन जरूरी है, अदरवाइज केवल रूल बनाने से बात नहीं बनेगी। क्लियरिंग ऑफ ऑल कैवेट, वार्निंग या चेतावनी,
क्लियरिंग ऑफ ऑल कैवेट दैट मे टेल ऑन कीपिंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय हाई, ये गलत है। सारी वार्निंग है, सारी चेतावनी क्लियर करना, क्लियरिंग ऑफ ऑल कैवेट दैट मे टेल, ऑल कैवेट जो वर्ड लिखा है गलत है, ये ऑल कैवेट में 100% आपने रिमूव कर दिया है, लास्ट वाला नहीं होगा। पहला दूसरा सही है, क्लियरिंग ऑफ ऑल कैवेट, कैवेट शब्द का हिंदी मतलब देख लो, वार्निंग या चेतावनी कुछ लिखा होगा, ये गलत स्टेटमेंट है, उल्टा लिखा है ये, उल्टा हमें उनको और अवेयर करने की जरूरत है और उनको वार्न करने की जरूरत है, ना कि क्लियर करने की जरूरत है। थर्ड वाला अपोजिट स्टेटमेंट लिखा है, 1 और 2 आंसर होगा इसका। अब जैसे ये क्वेश्चन था, देखो अब जो टॉपिक आपके हैं सिलेबस में, तो ईएससी में ये क्वेश्चन आया, जरा बताना ये बहुत टफ क्वेश्चन है क्या। फैक्टर जो किसी इक्विपमेंट की ऑपरेटिंग कॉस्ट को गवर्न कर रहे हैं, कोई इक्विपमेंट की कॉस्ट को कौन से फैक्टर गवर्न कर रहे हैं, किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, जरा बताओ क्या होना चाहिए। कोई इक्विपमेंट आप खरीद रहे हैं, कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट, किसी इक्विपमेंट की ऑपरेटिंग कॉस्ट को कौन कौन से फैक्टर गवर्न कर रहे हैं। अभी भले आपने ये पढ़ाओ ना पढ़ाओ, आप देखो आंसर बता पाओगे कि नहीं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लगातार जो इस्तेमाल करते जाओगे, साल दर साल उसकी वैल्यू कम होती जाती है। मान लो मैं कोई मशीन लाया, आज मैं 5 लाख की मशीन लाया हूं, क्या अगले साल उसकी वैल्यू 5 लाख रहेगी? नहीं, ईयर बाय ईयर वो डेप्रिशिएट करता जाएगा, ईयर बाय ईयर उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो कोई भी मशीन वगैरह ला रहे हो डेप्रिशिएट तो करेगी। तो किसी इक्विपमेंट की कॉस्ट को कौन से फैक्टर रेगुलेट कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। किसी इक्विपमेंट की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है किन किन फैक्टर पर निर्भर कर रही है। क्या इक्विपमेंट को जिस प्राइस में खरीदा वो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट से कनेक्ट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। डेप्रिसिएशन समय के साथ साथ उस इक्विपमेंट का होता जाएगा, ये भी ऑपरेटिंग कॉस्ट में जुड़ेगा नहीं, ये भी उससे रिलेट हो रहा है। और उस मशीन की ऑपरेशन कॉस्ट कितनी आएगी, मेंटेन करने में खर्चा कितना आएगा, रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी, ये सब ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएगा कि नहीं। मैं आपसे कहूं, आपको इंडस्ट्री लगा रहे हो और शुरू में आप 50 लाख रुपए की मशीन ले आए, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी, इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाए हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो निकालोगे, कितने की मशीनरी खरीदी आपने, इक्विपमेंट खरीदे, नेक्स्ट ईयर कितना डेप्रिसिएशन होगा, फिर अगले साल कितना डेप्रिसिएशन हो गया, कितना कैपिटल लगा था, कितना उसमें से चला गया, डेप्रिशिएट हो गया, और टाइम टाइम पे मेंटेनेंस करने में, रिपेयर करने में खर्चा क्या आ रहा है। तो किसी इक्विपमेंट की ऑपरेटिंग कॉस्ट सब पे डिपेंड करेगी ना। अब कोई कहे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सवाल है सर, पढ़ूंगा तब बताऊंगा, इसमें कुछ ऐसा सवाल तो नहीं पूछा गया कि बहुत टफ हो, जनरल क्वेश्चन है। अरे तीनों होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट में तीनों आ जाएगा, ये उसको खरीदने से लेकर रिपेयरिंग सब काउंट होगा, तीनों होगा, उसको खरीदने से लेकर ये सारा आएगा। इस सवाल ये पूछा है फैक्टर कौन से हैं जो उस पर डिपेंड कर रहे हैं, फैक्टर्स बताने हैं ना, कौन से फैक्टर जो गवर्न कर रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट को, तो फैक्टर में ये भी तो आएगा, तीनों आएगा। कौन से फैक्टर गवर्न कर रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट को। तो कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे एक सवाल इसमें ये क्वेश्चन है, देखो टीक्यूएम आया हुआ है। अब टीक्यूएम पढ़ना है भाई, सिलेबस का पार्ट है आपके, और क्वेश्चन भी क्या पूछा है। अब जैसे कहा गया ईएससी के लेवल का नहीं पढ़ना, अरे भाई डेफिनेशन पूछी है, टीक्यूएम का सबसे फंडामेंटल गुण क्या है, सबसे फंडामेंटल काम क्या है। टीक्यूएम का मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सबसे फंडामेंटल एट्रीब्यूट टीक्यूएम, डेफिनेशन तो पूछी है। तो यूपीपीएससी यही में नहीं पूछ सकता क्या। The most fundamental attribute of TQM is, काजल, दीपक, यूपीएससी ने इनके आंसर की भी दे रखी है, आंसर की भी रिलीज कर चुका है यूपीएससी, आपके फोल्डर में अवेलेबल है, एक बार उसको देखिए। द मोस्ट फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ TQM इज, तो यूपीएससी में एक आध क्वेश्चन कहीं गलत हो सकता है, मेजॉरिटी क्वेश्चन में गलतियां नहीं मिलेंगी आपको, एक आध क्वेश्चन कहीं गलत, जैसे एनवायरमेंट का एक क्वेश्चन में गलती थी, आगे बता दूंगा मैं।
पर डेफिनेशन पे क्वेश्चन है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो हम पढ़ते हैं सबसे फंडामेंटल उसका क्या एट्रीब्यूट है, बताएं। अब इसमें कोई कहे कि ईएस के लेवल का नहीं पढ़ना, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, डेफिनेशन पे सवाल है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। जैसे ये क्वेश्चन है, कौन सा इंडस्ट्रियल वेस्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन आपके टॉपिक का पार्ट भी है, प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन आपके टॉपिक में भी है, 22 टॉपिक में लास्ट वाला दे रखा है प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन। तो कौन सा इंडस्ट्रियल वेस्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। फ्लाई ऐश को सीमेंट के साथ मिला के कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, इन्वायरमेंट में पढ़ाया भी हुआ है। फ्लाई ऐश को सीमेंट के साथ मिला के कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, सिविल वाले पढ़ते हैं इसको, इन्वायरमेंट में ही पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन आपका टॉपिक है, फ्लाई ऐश पे क्वेश्चन आए तो अब ये थोड़ी कह दो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है। ग्रीन बिल्डिंग्स हैं या अल्टरनेट मटेरियल इस्तेमाल जो हो रहे हैं एनवायरमेंट नुकसान को कम करने के लिए। अब एक ये क्वेश्चन है, एथिक्स का क्वेश्चन है ये, एथिक्स जो लोग पढ़ रहे हैं वहां बताया भी हुआ है, कराया हुआ सवाल है, एथिक्स में कराया हुआ है। एथिकल इशू जो किसी इंजीनियर की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से भी जुड़े हैं, प्रोफेशनल वो इंजीनियर है उसके प्रोफेशन से भी कनेक्ट हैं और उसकी पर्सनल लाइफ से भी कनेक्ट हैं, इसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो या मैक्रो। इंजीनियर के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों से कनेक्ट हो रहे हैं, माइक्रो एथिक्स, माइक्रो एथिक्स। लीड एंड गृहा क्या चीज है, लीड एंड गृहा, लीड होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, गृहा होता है ग्रीन रेटिंग ऑफ इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। लीड है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, गृहा है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। दोनों ही ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है, लीड है अमेरिका का, गृहा है इंडियन सिस्टम। ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है दोनों ही, ये अमेरिका का है ये इंडिया का है, तो दोनों ही ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है। यस, एनर्जी कंप्लायंस सर्टिफिकेट देते कोई बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग के डेफिनेशन को उस स्टैंडर्ड पर बनी है कि नहीं बनी, तो लीड और गृहा इशू एनर्जी कंप्लायंस सर्टिफिकेट करेक्ट। ग्लोबल स्टैंडर्ड लीड अमेरिकन है, गृहा इंडियन है, तो दोनों ग्लोबल तो नहीं है। क्या दोनों इंडियन स्टैंडर्ड है, नहीं, इंडिया एडॉप्ट कर रहा है अलग बात है, पर लीड डेवलप इंडिया ने नहीं किया है, डेवलप उसको अमेरिका ने किया है। और दोनों ही ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम, ग्रीन बिल्डिंग पे क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है, एनवायरमेंट में पढ़ा रखा है ग्रीन बिल्डिंग, लीड गृहा एनवायरमेंट के अंदर सब पढ़ाया हुआ है ये। तो दोनों ही ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है, एनर्जी कंप्लायंस सर्टिफिकेट जारी करेगा, लीड है लीडरशिप एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, गृहा है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। नोट्स में है, एनवायरमेंट में दे रखा है, पढ़ाया हुआ है। तो ये दोनों सही है, 3 और 4 गलत है। तो अब एज इट इज लाइन क्वेश्चन आए ना आए, पर क्या आपसे लीड की फुल फॉर्म नहीं पूछ सकता, क्या गृहा की फुल फॉर्म नहीं पूछ सकता, क्या ये नहीं कह सकता ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है, ये डेफिनेशन नहीं आ सकती क्या। तो ईएस के पेपर को एनालाइज करने में कोई बुराई नहीं है, कम से कम टॉपिक तो पता लग रहा है किस किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। जब वो टॉपिक हमारे सिलेबस में आए तो उनको हम ध्यान से पढ़ लें, इतना तो कर सकते हैं ना। टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, आई एग्री, पर वो टॉपिक ही हम ना पढ़े, उसका एबीसीडी ना पता हो तो फिर बनेगा नहीं। लीड की फुल फॉर्म पूछ सकता है, गृहा की फुल फॉर्म पूछ सकता है, ग्रीन बिल्डिंग की डेफिनेशन पूछ सकता है, ग्रीन एनर्जी आपके टॉपिक में भी है। तो बिना कुछ देखे, बिना पेपर को जाने हुए स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, मेरा मानना यह है। और जब आप कोई बात कहें तो उसके एविडेंस होने चाहिए, साफ साफ प्रूफ करें भाई ये चीज करनी कि नहीं करनी। अब ओजोन के बारे में बात हुई, ओजोन के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है। ओजोन लगातार एटमॉस्फेयर में बन भी रही है, खत्म भी हो रही है, लाइफ के सस्टेन करने के लिए अर्थ पर जरूरी है और फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा बनती है। इन्वायरमेंट में रिएक्शन वगैरह सब बता रखी है, 1 घंटे का टॉपिक है ओजोन, पूरा पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ओजोन पे क्वेश्चन आया हुआ है, क्लाइमेट चेंज आपका टॉपिक भी है, उसमें ये आपका ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओजोन,
स्मोग, एसी ड्रेन। क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, ओजोन, एसी ड्रेन, स्मोग। यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में, पक्का पूछेगा। क्लाइमेट चेंज टॉपिक जो है वहां पर ये सब क्वेश्चन बनेंगे। ओजोन पे कई बार क्वेश्चन ये सिम पूछ चुका है। तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन, स्मोक, एसिड रेन, मतलब एनवायरमेंट जो मैंने पढ़ाया उसका चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 5 में एनर्जी, ग्रीन एनर्जी वगैरह वहां पर है। तो एनवायरमेंट वगैरह काफी सवाल हैं इसमें, अभी मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आपको कुछ जनरल क्वेश्चन में दिखा रहा हूं इसमें। एनवायरमेंट वगैरह काफी सवाल हैं, करने को कर सकते हैं, बस वही टाइम थोड़ा लगेगा इसमें। पेपर मैंने पहले भी सॉल्व कराए हैं, या ऐसा भी कर सकते हो, आपका जो फोल्डर है कोर्स में फोल्डर पड़ा हुआ है, ईएससी के पेपर पहले भी सॉल्व करा रखे हैं, एनवायरमेंट वगैरह क्वेश्चन है उसमें सॉल्व। एक सवाल ये मैं बताना चाह रहा हूं, कोई प्रोजेक्ट का मैनेजर है, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जरा बताइए। क्या इसके लिए कोई क्लास की जरूरत है? किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? आराम से पढ़ के बताओ, हड़बड़ी नहीं है। कम से कम इससे कॉन्फिडेंस आएगा आपको, सबके मन में जो डर एक चल रहा है ना पेपर को लेकर, वो डर हटेगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर में क्या क्वालिटीज होना चाहिए? क्या उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए? क्या उसमें लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, टीम को लेकर चल पाए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, और क्या वो अवेयर होना चाहिए कि कितना काम हो चुका है, कितना काम रह गया है, और फंड कितना बचा है हमारे पास। इस बात के लिए अवेयरनेस भी उसमें होनी चाहिए, ये सारी स्किल चाहिए। लीडरशिप स्किल क्या होती है, एथिक्स में पढ़ाया हुआ है, एथिक्स में पढ़ा करा रखा है, सारी क्वालिटीज बताई हुई है। सेम क्वेश्चन स्मोक, देखो भी कह रहा था ना, स्मोक पे क्वेश्चन आया हुआ है। Smoke was coined during the 1950s to describe a mixture of smoke and fog. Principal pollutant लंदन स्मोक, दो तरह के स्मोक होते हैं, लंदन एंड फोटोकेमिकल। लंदन स्मोक और लॉस एंजलिस स्मोक, लंदन स्मोक एंड लॉस एंजलिस स्मोक बोलते हैं उसको, फोटोकेमिकल वाले को। तो वैसे तो स्मोक वर्ड 1905 में आया था, सही बात तो क्या है 1905 में आया था ये वर्ड, पर जनरल स्टेटमेंट इसमें, क्योंकि पूरी कहानी आगे जो लिखी है वो ठीक है, ईयर को लेकर इसने यहाँ गलत लिख दिया, पर यूपीएससी ने आंसर ठीक माना था इसको। सही वैसे स्मोक वर्ड 1905 में आया था, तो 1950 इसने कहीं से उठा के कॉपी करके डाल दिया स्टेटमेंट। ये ईयर सही नहीं है, बाकी सारी बातें सही लिखी है, तो स्टेटमेंट तीनों ठीक माने गए। हालांकि मैंने बता के भेजा था कि 1905 सही है, पर ऐसे क्वेश्चन को यूपीएससी ठीक मान के चल रहा था, ईयर ध्यान नहीं दिया जहां से उठाया होगा। बॉटल नेक का मतलब हर्डल, क्या क्या चैलेंजेस आने हैं। बॉटल नेक का मतलब क्या क्या चैलेंजेस अभी और आने हैं प्रोजेक्ट पूरा होने में। हर्डल्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आईसीटी में पढ़ा रखा है, तो जो जो यहाँ से सिलेबस इन्होंने उठाया है वो टॉपिक आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईसीटी का पार्ट है। एक क्वेश्चन जैसे ये आया, देखो, अगर हम सेफ्टी की ही बात करें तो ये क्वेश्चन हम ले सकते हैं। कोई बिल्डिंग का हम डिमोलिशन करने जा रहे हैं, तो किसी बिल्डिंग का डिमोलिशन हम कर रहे हैं क्योंकि उसकी इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो चुकी है। इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो चुकी है तो हम उसको डिमोलिश करें और नया कुछ वहां पर बने। कब माना जाए कि किसी बिल्डिंग की इकोनॉमिक लाइफ एंड हो गई है, कब माना जाए?
अभी ऑडियो वीडियो ठीक है सभी को? अभी ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है क्या? वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हुई तो सारे डिवाइस ऑफ हो गए, फिर दोबारा रीस्टार्ट किया। अभी ठीक है? टेक्निकल में ये लाइव में एक आध सेकंड का ग्लिच आए तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। कई बार जैसे नेट मान लो फ्लक्चुएट कर जाए या कैमरा फ्लक्चुएट कर जाए तो 1-2 मिनट के लिए पॉज हो सकता है और थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है, 1-2 मिनट लगता है उसमें। तो नए स्टूडेंट हैं, आइडिया नहीं होगा, मैं बता दूं पहले ही, 1 से 2 मिनट वेट करेंगे वो ठीक हो जाएगा, कोई मेजर फॉल्ट अगर नहीं होता तो। पिछला क्वेश्चन मैं बता रहा था, प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन बता दिया था, प्रोजेक्ट वाला बता दिया था ना, वहीं तक बताया था मैंने। फिर मैं ये कह रहा था कि स्मोक वाला नहीं बताया, ये वाला पूरा बता दिया था, चारों पॉइंट सही है, बता दिया था ना ये। फिर इन्वायरमेंट वगैरह के भी क्वेश्चन इसमें जो आए हुए हैं, इन्वायरमेंट आगे क्वेश्चन हम कर भी लेंगे, या फोल्डर जो आपका पड़ा हुआ है ईएससी के सॉल्व पेपर्स, उसमें पहले कराए भी हुए हैं इन्वायरमेंट वगैरह क्वेश्चन, उसमें पहले करा भी रखे हैं। रिकॉर्डिंग देखना चाहें तो ईएससी क्वेश्चन वाला फोल्डर खोलोगे, पेपर सॉल्व पूरे पूरे कराए हुए हैं। तो स्मोक जैसे क्वेश्चन आया, अब इसमें स्मोक पहली बार 1950 में वर्ड आया गलत, ये वर्ड 1905 में आया था। स्मोक जो टर्म पहली बार आई थी 1905 में यूज हुई थी। स्मोक और फॉग को मिलाकर 2 तरह के स्मोक होते हैं, एक लंदन स्मोक, एक फोटोकेमिकल स्मोक, जिसे हम लॉस एंजलिस स्मोक भी कहते हैं। तो
स्टेटमेंट सब कुछ बात सही लिखी थी इसमें, खाली इसमें ईयर 1950 गलत लिखा हुआ है, पर इतना कंसिडर करके चला जाता है कि भाई ठीक ही होगा। जहां से क्वेश्चन उठाया इन्होंने, तो इतना इन्होंने ही मान के चला कि ये ठीक है, क्योंकि जिसने क्वेश्चन उठाया कहीं उसको 1950 की जानकारी मिल गई। सही ईयर वैसे 1905 था, पर इतना माइनर अगर कहीं पे वो आए, प्रॉब्लम आए, तो उसको कंसिडर करके चलते हैं कि चलो ठीक है। जैसे एक नारी शक्ति अधिनियम का भी क्वेश्चन आ गया था आरआरबी में, उसमें लिखा है वो कि पार्लियामेंट के लिए है, तो ठीक है, लोकसभा पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, पर उसमें तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि 10 साल के लिए लागू है, 15 साल के लिए है, वो गलत स्टेटमेंट है। तो थोड़ा बहुत कंसीडर हो जाता है इस तरह के क्वेश्चनों में, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले ने कहां से उठाया उसके ऊपर बात है। टीचर तो स्पेसिफिक पढ़ा रहा है कि 1905 ईयर होना चाहिए था। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आईसीटी का क्वेश्चन है, तो इससे ये पता लग रहा है कि भाई आईसीटी के अंदर भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो टॉपिक हम 17 से 24 तक के पेपर देख के हम जान सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक कवर होने जरूरी है। एक्स्ट्रा जो भी पढ़ाया गया हो, ये टॉपिक कवर्ड है कि नहीं जो ईएस में आ चुके हैं, कि सिलेबस यहां से उठा रहा है, तो वो टॉपिक तो पता होने चाहिए जो पूछे गए हैं। एक सवाल ये सेफ्टी से जोड़ के हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। कोई बिल्डिंग है जिसका डिमोलिशन करना है, क्योंकि उस बिल्डिंग की इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो गई है, अब उसकी जगह कुछ और बनाया जाएगा। तो कोई बिल्डिंग की इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो गई है, तभी तो उसको डिमोलिश किया जा रहा है। इकोनॉमिक लाइफ से हमारा क्या तात्पर्य है? इकोनॉमिक लाइफ से हम क्या कहना चाहते हैं? किसी बिल्डिंग की इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो गई है, कौन कौन से पॉइंट उसके लिए सही है? मतलब कोई बिल्डिंग अब आपके इस्तेमाल की नहीं है, यूज की नहीं है, आप उस बिल्डिंग को गिराने जा रहे हो, तो क्यों गिराने जाओगे जब क्या हो रहा होगा इसमें से? अब ये तो नहीं कह सकते कोई हमें पढ़ा के भेजेगा तब हम जानेंगे कि बिल्डिंग बेकार हो गई कि सही है। ये तो जनरल क्वेश्चन है भाई। देखो, बिल्डिंग से जो इनकम होने वाला, मान लो कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, उससे आने वाली इनकम और उस बिल्डिंग को मेंटेन करने का खर्चा, उसको मेंटेन करने का खर्चा उससे आने वाली इनकम से ज्यादा पड़ रहा है। मतलब आपको उस बिल्डिंग को चलाने में रोज कभी पानी की पाइपलाइन गड़बड़ है, कभी बिजली की तार फूक जा रही है, कभी प्लास्टर गिर जा रहा है, तो उसको मेंटेन करने का खर्चा ज्यादा आ रहा है और उससे इनकम की तुलना में। तो इकोनॉमिक लाइफ इसका मतलब उसकी एंड हो गई है, उस बिल्डिंग की इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो गई है, उससे आने वाली इनकम कम है, मेंटेनेंस में ज्यादा पैसा लग रहा है। बिल्डिंग की जो फैसिलिटीज हैं, उसका वॉशरूम हो चाहे उसका प्लास्टर हो, वो सब खराब स्थिति में है, ऑब्सोलीट हो गई हैं, इस्तेमाल ठीक से नहीं हो पा रहा है, रोज प्रॉब्लम आ रही है। कैपिटलाइजेशन रेट हाई, कैपिटलाइजेशन रेट हाई का मतलब है बिल्डिंग आपको कमा कर दे रही है। कैपिटलाइजेशन रेट ज्यादा का मतलब है बिल्डिंग आपको कमा कर दे रही, कमा कर दे रही है तो फिर गिराएंगे क्यों? ये स्टेटमेंट गलत है। इकोनॉमिक लाइफ एंड होने का मतलब है खर्चा ज्यादा हो रहा है, कमाई कम, और फैसिलिटीज बिल्डिंग की बेकार हो चुकी हैं 1 और 2। ये आंसर होना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ऑप्टिमाइजिंग स्ट्रेटजी का क्या अर्थ होता है? अब कहा ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल का बहुत हाई फाई क्वेश्चन बन गया, ये तो जनरल क्वेश्चन है भाई, सिंगल लाइनरी है और जनरल क्वेश्चन है। ऑप्टिमम स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है बताइए? ऑप्टिमम स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि आपको कंपनी का मैनेजर बना दिया जाए और आपको कोई डिसीजन लेना है। डिसीजन लेने में आपने 4-5 चीजें सोची, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई। यहां पर आपका टाइम ज्यादा बच रहा है, यहां पर आपका पैसा ज्यादा बच रहा है, यहां पर टाइम पैसा दोनों थोड़ा थोड़ा बच जा रहा है। तो सारे सॉल्यूशन में से जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, सारे फैक्टर को देखते हुए वही तो लोगे। सारे पैरामीटर को एनालाइज करने के बाद जो सबसे बेहतर सॉल्यूशन हो सकता हो, बीच का रास्ता हो सकता हो, वही जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी हो सकती हो, सारे फैक्टर को कंसीडर करके उसी को हम ऑप्टिमाइजिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। जितने अवेलेबल सॉल्यूशन है उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता हो, सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। तो यही होगा ना, स्ट्रेटजी ऑफ चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन बाय कंसीडरिंग ऑल द पैरामीटर्स। सारे रास्ते को सोचकर जो बेस्ट रास्ता निकले वही ऑप्टिमाइजिंग स्ट्रेटजी कहा जाता है। और फिर आ सकता है क्वेश्चन यूपीपीएससी यही में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, और भी जनरल एग्जाम्स में आया हुआ है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो होती है उसमें एक शब्द होता है फिक्सेशन। फिक्सेशन का क्या अर्थ है?
प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में फिक्सेशन शब्द का क्या मतलब है? फिक्सेशन का मतलब है जैसे आपकी सोचने की क्षमता बिल्कुल जड़ हो गया है कि नए सिरे से किसी चीज को सोच नहीं पा रहे हो। कई बार जैसे बातचीत में कहते हैं ना, सर दिमाग काम करना बंद हो गया, अभी सोच ही नहीं पा रहा हूं मैं, बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। तो फिक्सेशन का मतलब होता है बिल्कुल एक चीज पे अटक जाना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में फिक्सेशन शब्द का क्या अर्थ है? सोच के आंसर करो, हड़बड़ी नहीं है कुछ, आराम से बताओ क्या होना चाहिए। किसी प्रॉब्लम को फ्रेश पर्सपेक्टिव से ना देख पाना, ना समझ पाना। कोई प्रॉब्लम आई है, उसको नए सिरे से हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, दिमाग जैसे ब्लैंक हो गया हो। इनएबिलिटी टू सी अ प्रॉब्लम फ्रॉम ए फ्रेश पर्सपेक्टिव, फ्रेश तरीके से, नए तरीके से हम किसी प्रॉब्लम को सोच ही नहीं पा रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम आई है, उसका सॉल्यूशन क्या निकालें, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक सवाल ये बताओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, कॉन्करेंट इंजीनियरिंग इज इंप्लीमेंटेड बाय इन्वॉल्विंग अ क्रॉस फंक्शनल टीम। कुछ नहीं समझ आया, ऊपर क्या लिखा? डिजाइन, ये तो वर्ड समझ आ रहा है, प्रोडक्शन, टेस्टिंग और ऑपरेशनल वर्क। ये टेस्टिंग वेस्टिंग किसी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन से पहले हो जाएगा या इंप्लीमेंटेशन के बाद होगा? प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ये जो हम बात करते हैं, तो ये डिजाइन या टेस्टिंग या ऑपरेशनल वर्क, प्रोजेक्ट के बारे में ये जो चीजें करोगे, ये एग्जीक्यूशन के बाद करोगे, उसी समय करोगे एंड पर, या एग्जीक्यूशन के दौरान बीच बीच में करते रहेंगे, या पहले ही कर लेंगे? प्रोजेक्ट के फाइनल एग्जीक्यूशन के पहले ही ये सब काम निपटाना है, लॉन्ग बिफोर द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। टेस्टिंग तो बल्कि मल्टीपल टाइम करते हैं, जब सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट आप चला रहे हो, किसी एरिया में मेट्रो लेकर आना है, तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के काफी पहले ही हो जाएंगी। कहीं एयरपोर्ट ऑपरेशनल होना है, तो इस तरह के क्वेश्चन, ये सवाल इसलिए बता रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं पेपर में, वही सिलेबस है, वही टॉपिक है। जो पढ़ेंगे तो पता तो चले क्वेश्चन में आएगा किस तरह का। अब देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डेफिनेशन पूछ रहा है ये। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या अर्थ होता है, ये डेफिनेशन पे क्वेश्चन है। क्या होता है बोलो? दो स्टेटमेंट में पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों नहीं है। इट इज द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव in a stipulated time to produce quantified and qualified deliverable। प्रोजेक्ट के उद्देश्य को पूरा करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल में आप पढ़ते हैं ना, फॉर प्लानिंग, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, टर्म्स पढ़ते हो सारे के सारे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का साइकिल जो है, जो प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के द्वारा उसको पूरा करना है। प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है उस ऑब्जेक्टिव को पाना। लिमिटेड टाइम, लिमिटेड मनी, पैसा भी लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है, अनलिमिटेड रिसोर्स हमारे पास नहीं है। तो लिमिटेड टाइम और लिमिटेड मनी में हमको उसको अचीव करना है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव इन स्टिपुलेटेड टाइम। बात ठीक है, प्रोजेक्ट के उद्देश्य को हमें पूरा करना है। इट इज द आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेज एंड मैन पावर required to accomplish the project goal and objective within the time and money limitations। दोनों बातें ठीक कह रहा है, दोनों बातें ठीक कह रहा है। ओनली सेकंड क्यों होगा? क्वालिफाइड डिलीवरेबल लिख तो दिया है यहां पर, दोनों ठीक है स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दोनों बातें आ जाती हैं। ओनली वर्ड तो नहीं यूज कर रहा ना, टाइम ओनली तो नहीं लिख रहा ना कि ओनली टाइम लिख दे, यहां पर तो गलत हो जाती बात। ओनली नहीं लिख रहा है, स्टेटमेंट दोनों ठीक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बारे में। ओनली वर्ड लिख देता तो गलत हो जाता है। यूपीएससी में बहुत फंसाता है ओनली वर्ड जब लिखता है कि टाइम ओनली, इसका मतलब कोई और नहीं पॉसिबल है, तब गलत हो जाती बात। ओनली जहां पर वर्ड आता है वहां बहुत ध्यान देने की बात होती है, खासकर यूपीएससी में। कई बार लिख देता ऑल, ऑल पैरामीटर, तो फिर एक भी बाहर हो गया तो आंसर नहीं होगा। ऑल, ओनली, इन शब्दों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है यूपीएससी में खासकर। ऑल या ओनली वर्ड लिखता है फंसाने के लिए।
अब जैसे ये क्वेश्चन है, जीपीपी, ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। जीपीपी का मतलब होता है ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। यूरोप के अंदर कुछ नियम बनाए गए कि जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं, यूरोप के अंदर कुछ नियम बनाए गए कि जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो जो प्रोक्योरमेंट करते हैं, जो चीजें इस्तेमाल में लाई जाती हैं, ऐसे मटेरियल या स्टेशनरी, जो जो चीजें प्रोक्योर कर रहे हैं वर्क के लिए, वो इको फ्रेंडली वाली प्रोक्योर करें। पब्लिक अथॉरिटीज जो भी हैं वो ऐसी चीजें प्रोक्योर करें, गुड्स या सर्विस ऐसी इस्तेमाल करें जो इको फ्रेंडली हो। इसको नाम दिया गया ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ऐसी गुड्स या सर्विस प्रोक्योर करना जो इको फ्रेंडली हो, खासकर यूरोप से शुरुआत हुई इसकी, जीपीपी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल होता है उसमें कौन कौन से स्टेप पहले आएंगे फिर बाद में आएंगे, सीक्वेंस बताना है, कौन पहले होगा कौन बाद में, 1 2 3 4 3 2 4 1 ऐसे बताना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो फेजेस होते हैं, आपके एग्जाम में क्या पूछ लेगा, आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या होता है, सबसे लंबा समय किसमें लगता है, फॉर्मुलेशन के अंदर क्या किया जाता है, आपके एग्जाम में सिंगल लाइन बन जाएगा। पर प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन जरूर पूछेगा कोई ना कोई लाइफ साइकिल स्टेज का कि इस स्टेज में क्या काम होता है बताइए। यहां पे इसने पूछ लिया सीक्वेंस बताइए, पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा। अब तो इंडिया में भी जीपीपी की बात होती है हसनुल, कि जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट वगैरह के, वो ऐसी चीजें प्रोक्योर करे जो इको फ्रेंडली हो। शुरुआत यूरोप से है, शुरुआत जो थी वो यूरोप से थी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल में ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूं यहां पर, तो आप बताइए इसमें क्या सीक्वेंस लिखा जाए। आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हो, आप कह रहे हो सर मैं एक फैक्ट्री बनाऊंगा, आप उसमें क्या करोगे, प्रोजेक्ट जो आपका प्रोजेक्ट है फैक्ट्री लगाने का, उसमें क्या क्या स्टेप होंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा क्या, आज आपने सोचा है मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, आज ही इंप्लीमेंट हो जाएगा क्या, वो ये सबसे पहले आएगा क्या, स्टेप्स क्या होने चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना क्या है, हमें फैक्ट्री लगानी है या फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना है, क्या लगाना है, पहले आइडेंटिफाई करना, सबसे पहले लेवल पर आप ये करोगे। उसके बाद प्लानिंग का पार्ट आएगा, फॉर्मुलेशन करना, फिर अप्रेजल एंड फिर इंप्लीमेंटेशन, ये सीक्वेंस बनेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके सब कुछ पढ़ा रखा है, लाइन टू लाइन। मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नोट्स भी प्रॉपर बने हैं, लेक्चर में भी लाइन टू लाइन पढ़ाई है सारी चीजें। एक बार भी पढ़ लोगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्वेश्चन कहीं जाएंगे नहीं, उसी में से बन जाएगा। और वो थ्योरी भी के नागराज वाली किताब को ध्यान में रख के कराई है मैंने, तो आप उसमें कमी भी नहीं निकाल पाओगे। ऑथेंटिक सबसे बढ़िया किताब मानी जाती है। आपको किताब नहीं पढ़नी, आपके नोट्स उसी किताब को ध्यान में रख के किए गए हैं। और एक किताब आती है बर्नेस, तो 3 किताबों को से मिक्स करके वो नोट्स मैंने तैयार कराए थे। तो जो पढ़ रहा है सोर्स भी पता होना चाहिए, क्या सोर्स है, क्या दिक्कत हो रही है इसमें भी। तो बोर्ड ही हैंग हो गया है तो ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। बेसिकली जो बताना चाह रहा था मैं वो चीज क्लियर हो गई है आपको। बोर्ड भी प्रॉब्लम कर रहा है, इसको जरा क्लास के बाद देखें पहले क्या दिक्कत कर रहा है, ये स्क्रीन ही ब्लैंक हो गई है। ठीक है, चलो आज इतना रखते हैं। क्वेश्चन वगैरह मैं करवाऊंगा सारे, बस पैटर्न जो मुझे बताना था, पैटर्न आपको समझ में आ गया कि ईएस वाले को ध्यान रखना है कि नहीं। और क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व जो करवाए हुए हैं, आपका फोल्डर पड़ा हुआ है लास्ट में ईएससी का, उसमें वीडियो डाले भी हुए हैं। ईएससी पेपर सॉल्यूशन के मैंने करा भी रखे हैं, पुराने वीडियोस देखोगे सारे पेपर पड़े हुए 23 तक के, 17 से लेकर 23 तक का पड़ा हुआ है। तो एनालिसिस का जो पार्ट है जो बताना चाह रहा था मैं, वो चीज में क्लियर हो गई है। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं, इसको पहले सॉल्व करें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट। थर्मोडायनेमिक्स के क्लास प्रोसेसिंग में उसमें अपलोड में लगा दिया है, अभी ये देख लेते हैं शायद आ गया होगा, चेक कर लेता हूँ मैं क्लास के बाद। ठीक है क्लास, थैंक यू। ये ऐसी क्वेश्चन करवाऊंगा, आप चिंता नहीं करिए, क्वेश्चन मैं करवा दूंगा फिर से भी, कोई दिक्कत नहीं है।